अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये आपको बताऊं कि आपको पता है कि जब से डीएनए सीक्वेंसिंग हुई है, ठीक है, जी अब पहले ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हुआ 2002 में। जी ठीक है। उसके बाद आज तक ना तकरीबन कोई 50-60 प्लांट हैं जिनका ना होल जीनोम सीक्वेंस हो चुका है। जी होल जीनोम सीक्वेंस होने का मतलब यह है कि अब हमें पता है कि टोटल अगर टोमेटो है ना, उसके अंदर 12 क्रोमोसोम्स हैं, तो हर क्रोमोसोम्स के ऊपर कौन सा जीन है और किस लोकेशन के ऊपर है, हर चीज की इंफॉर्मेशन अब हमारे पास है। ठीक है। और दूसरी बात, आप मुझे ये बताएं कि आप न्यूट्रिएंट्स अपटेक पे काम कर रही हैं, किस ठीक पे है, काम कर रही हूँ? न्यूट्रिएंट्स के ऊपर काम कर रही है ना आप? जी सर। अच्छा अच्छा, अब मैं आपका ना टॉपिक इसी से रिलेटेड ही बनाऊंगा, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर से, ठीक है। ठीक है। तो ये है कि जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी कैसे आती है, मैं बड़े सादे से लैंग्वेज में पहले समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अच्छा, ये डाइवर्सिटी, ठीक है। आपको डिफरेंट, एक ही सब डॉग है, डॉग के अंदर आप कितनी तरह की डॉग मिलते हैं। फिर आप देखते हैं कि टोमेटो ठीक है। की वैरायटीज है, फिर आपको चिल्ली है, चिल्ली की कितनी, ये डाइवर्सिटी सर किस, क्रॉस ब्रीडिंग से, सर अच्छा क्रॉस ब्रीडिंग से। अच्छा, ब्रीडिंग से, ये भी बात है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। और रीजन क्या है? सर जोन सा अ, उसके अलावा क्या कहते हैं, चेंजेस आती जाती हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड अडेप्शन। अस्सलाम ओके, वालेकुम सर। अच्छा श्याम, क्या हाल है बच्चे, बाकी किधर आए? जी अल्लाह का शुक्र सर। आपको सर वो यूनुस ने कहा है गालबन आता है, आपने किया ना मैसेज के भी तो। चले वो आ जाता है, तो ये मैं नबीला को थोड़ा सा समझा रहा हूँ, तो साथ ही आप भी सीखते जाए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। सर ये तो फिर आप स्टार्ट से कर रहे हैं ना? अभी थोड़ा सा बस इसको समझाते हैं, उसके बाद में काम काम पे आते हैं, ठीक है। 5 मिनट जी सर ठीक। आप इधर ही, आप भी सीखे साथ। अच्छा जी सर। नबीला, तो अब जी ये है सर। कि जो डाइवर्सिटी है ना, वो किस वजह से आती है, उसके अंदर ज्यादातर ये होता है कि डीएनए की म्यूटेशन आती है, ऐसा ही ठीक है। है। अच्छा, ठीक है। तो म्यूटेशन आने एक मिनट, जब आपके बंदे इकट्ठे सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं आपको पहले बता दूंगा नबीला को, फिर मैं, नबीला भी साथ ये आप वाला सीख लेगी, लेकिन नबीला का जो इंट्रोडक्शन है वो बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। सर आपकी यही वाली सेम वीडियो जो सी है वो शेयर कर देना बिला, वो देख लो, सेम सारा प्रोसेस उसी में है। चले, वो ऐसे नहीं ना समझ आनी, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगी मुझे लगता है, लेकिन जब जी आपके वो दूसरे दोनों भी इकट्ठे होते हैं तो फिर मैं वो ही स्टार्ट कर लेता हूँ, आप बताइए, ठीक है। अच्छा, जो डाइवर्सिटी है ना, वो म्यूटेशन की वजह से आती है, ठीक है। डीएनए के अंदर म्यूटेशन, डीएनए के अंदर म्यूटेशन आती है तो नए जीन्स बनते हैं, ठीक है। ठीक है। एक तो बात ये, लेकिन नए जीन कैसे बनते हैं, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीन है तो उसमें से नए जीन कैसे बनते हैं? एक तो म्यूटेशन आ गई, एक ये है जीन जो है ना वो दो टर्म्स है, एक होते हैं ऑर्थोलॉग्स, एक होते हैं पैरालॉग्स। शायद आप लोग, आपने कहीं से ये टर्म सुनी हो। नहीं सर, मैं पहली दफा ही सुन रही हूँ। अच्छा, पैरालॉग्स, मैं अक्सर बताता होता हूँ कि हम ना सारे कॉमन इंसेस्टर्स हैं हमारे। ठीक। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में यही कहा जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव द कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक है। ठीक है सर। प्लांट्स और एनिमल के भी कोई कॉमन एंसेस्टर थे, वो बैक्टीरिया, इस तरह जो भी है, ये इस तरह टोमेटो और चिल्ली के भी कॉमन एंसेस्टर थे, ठीक है। वो सारे एक स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म है उससे से आगे डेवलप हुए सबके। अब एक जीन जो टोमेटो के अंदर है, अगर उसी से मिलता जुलता जीन चिली के अंदर है
और उसका फंक्शन भी सेम है, तो उसको हम कहेंगे ऑर्थोलॉग। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई? ऑर्थोलॉग्स क्या जी है? सर। एक जीन जो चिली के अंदर है, सेम उसी तरह का सेम जीन जीन इन या सेम जीन इन डिफरेंट स्पीशीज। हाँ, दैट आर नोन एज ऑर्थोलॉग्स। अच्छा, आगे होते हैं ठीक है सर। पैरालॉग्स। पैरालॉग्स वो होते हैं उनके एक जीन है क्रोमोसोम नंबर 1 पे टोमेटो में। ठीक है, तो ठीक। यार ये क्या हुआ? यूनिस हसन आया सर। जी सर। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये मेरी रिपीट हो रही है? सर आपकी रिपीट हो रही है। ये कैसे हो रही है? हेलो, अब ठीक है ना? हेलो। हाँ हाँ, अब ठीक है। जी सर। सर अब ठीक है। ये यूनुस का कारनामा था सर। ये यूनुस का कारनामा सारा। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा चले, और यूनुस और तीसरा किधर गया? मोहसिन सर। मोहसिन। मोहसिन भी आ गया। अच्छा नबीला, मैं ना ये आपने भी सीखना है जो मैं भी सिखाने लगा हूं। हमने ना जीन के, एक जीन है ना, फर्ज किया आपका जीन है जो कि क्या करता है कि न्यूट्रिएंट अपटेक करता है प्लांट के अंदर। जिंक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो कि जिंक को प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, या एक ऐसा जीन है जो प्लांट के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर एक्ट करता है, जिस तरह NPR1 है। अब हमने अच्छा, अगर कोई जीन है क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, उसकी एक कॉपी बनी और वो कॉपी क्रोमोसोम नंबर 6 पे चली गई, तो जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे और क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो जीन है, ये दोनों एक दूसरे के लिए पैरालॉग्स होंगे। क्या होंगे? पैरालॉग्स। ठीक है, अब हमने एक स्पेसिफिक जीन जो फैमिली है ना, उसके पैरालॉग्स और ऑर्थोलॉग्स वो आइडेंटिफाई करने के कितने हैं एक प्लांट के अंदर। जिस तरह ये अभी इन बच्चों का मैं काम करना स्टार्ट करना रहा हूं, ये इथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे के अंदर जितने भी जीन्स है ना, उनकी डाइवर्सिटी और फुल जीनोम के अंदर हमने आइडेंटिफाई करनी है। हेलो, जी जी सर। अनम्यूट कर लो यार सर आपने म्यूट कर दिया था पहले मुझे। अच्छा अच्छा, चले, अब ये बात समझ आ गई कि हमने क्या करना है। सर कि हमने ऑर्थोलॉग, पैरालॉग, डाइवर्सिटी, जीनोम वाइड एनालिसिस करना है, और वो हमने एक स्पेसिफिक प्लांट के अंदर, जिस तरह मैंने अच्छा, अब आप बताएं बच्चों, नबीला मैं आपकी तरफ आता हूं, इनसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लूं। अच्छा जी यूनुस, क्या क्या टॉपिक आप लोगों ने अभी तक क्या चूज किया है? जी सर। क्या पढ़ा है अभी तक? सर अभी हमने जो आपने इसके बारे में जीन वाइड एनालिसिस के बारे में इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, और उसके बाद आपने फर्दर हमें समझाया प्रमोटर वगैरह के बारे में और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में बताया, सिस ट्रांस वगैरह के बारे में बताया था। तो इसके बाद फर्दर आपने बताया ये कि जो जीन सीक्वेंस किस तरह हमने बनाने हैं, जो है फास्टा के जीन सीक्वेंस किस तरह बनाने हैं और उसको किस तरह रन करना है, और जीन आइडेंटिफिकेशन हमने किस तरह करनी है, और हमने किस तरह चेक करना है कि कौन सा जीन है वो इस पाथवे को रन कर रहा है। नहीं, वो तो मैंने पढ़ा दिया था आपको। ठीक है, अब आपने देखना था कि आपने किस प्लांट पे काम करना है। सर मैंने कैरेट के ऊपर काम करना है। भी यार कैरेट में है इंस्टॉल। अभी हमें ना कैरेट का जो भी लेना है वो आप यूनुस ने लेना है या श्याम ने लेना है, आप डिसाइड कर लो। लेकिन मैं अभी कैरेट के लिहाज से ना आप लोगों को से जीन डाइवर्सिटी कैसे मालूम करनी है वो मैं बताता हूँ आपको। ACS जो बायोसेंसर जीन है ना, पहले
तो इथाइलिन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको अंदाजा हो कि आपको काम कहां से स्टार्ट करना है। मैं ये है, ठीक है, और इसके अलावा ACS ये। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो इथाइलिन है ये प्रोड्यूस कैसे होती है? पोस्ट हार्वेस्ट के दौरान ये प्रोड्यूस कैसे होती है? चले ये मैं बता देता हूं। ये जो इथाइलिन है ना, ये एक गैस है जो कि पौधों के अंदर डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम काज करती है। ये सबसे एंजाइम्स होते हैं आई थिंक सो। वही मैं पूछ रहा था कौन से एंजाइम्स हैं। ये चीजें तो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। ये गैस की फॉर्म में होती है थाइलिन, गैसेस फॉर्म, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर इथाइलिन है कि ट्रिपल रिस्पांस काज करती है। जी सर, ETR ये वाला कि एक तो शॉर्ट हो जाता है पौधा, थिक हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और एपिकल हुक फॉर्मेशन हो जाती है। ये तीन चीजें होती हैं, ये एपिकल हुक फॉर्मेशन, पौधा शॉर्ट और थिक हो जाता है, ठीक है। ये जिस तरह ये हुक टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है इससे। अच्छा अच्छा अब ये है कि इथाइलिन बनती कैसे है, बायोसिंथेसिस कैसे होती है इसकी इथाइलिन की। ये ना एक मिथियोनिन पाथवे है, मिथियोनिन, ये मिथियोनिन है, ये अमीनो एसिड है। अच्छा ये क्या करता है कि ये एटोमेट सिंथेटेज, ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है जो कि मिथियोनिन को कन्वर्ट कर देता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एज ए कैटलिस्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम है एज ए कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं कि ये एंजाइम जो है मिथियोनिन को एस एडिनोसाइल मिथियोनिन में कन्वर्ट कर देता है। इसका नाम क्या है? एटोमेट सिंथेटेज। अच्छा अब एटोमेट सिंथेटेज जो है फिर ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाता है मिथियो, फिर ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, और दोबारा से अमाइनो ट्रांसफरेजेस के थ्रू ये जो है ना इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब ये जो है एस जो है ना एडिनोसाइन मिथियोनिन, अब ये वाला जो जीन है ना, ये वाला केमिकल नॉर्मल प्लांट के अंदर ये साइकिल चलता रहता है। अच्छा लेकिन जब पौधे के ऊपर स्ट्रेस आती है तो ACC सिंथेटेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। वो क्या करता है कि वो एस एडिनोसाइल मिथियोनिन को ACC में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये कब होता है? जब राइपनिंग स्टार्ट होती है या कोई स्ट्रेस आता है, और ACC बाद में इथाइलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये चीजें आप लोगों ने डिटेल से पढ़ी हुई हैं, पता है ना ये इस पाथवे का। हेलो जी सर। यस सर, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि ये जो है ना सब के सब आपको पता है कि ये सारे के सारे कैसे जीन से सारे ट्रांसफर होते हैं। अच्छा और फिर ये है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ACS है, जो ACS है ना, इसे कहते हैं ACC सिंथेटेज, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन। ये देखें, ये जो ACC है ना वो ये है 1 अमाइनो, ये NH3 का मतलब होता है अमाइन, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन, ये प्रोपेन है। प्रोपेन किसे कहते हैं? जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, लेकिन अगर वो सर्कुलर में हो जाए उसे क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेन। तो उसको सर्कुलर में कहेंगे तो उसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अच्छा ये ACC क्या है? ये साइक्लोप्रोपेन
प्रोपेन है, इसके एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और इसके 1 नंबर कार्बन एटम के साथ कार्बोक्सिलेट लगा हुआ है, इसलिए 1 एसीसी को क्या कहते हैं? 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात की समझ आ गई? जी सर। सबको समझ आई? हेलो, ये जो है ना कंपाउंड, ये कैसे बनता है? ये एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, किस तरह, ये पहले बताया मैंने या उस साइकिल के अंदर बताया था कि एस एडिनोसाइल मिथियोनिन जो है, ये इसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो एस एडिनोसाइल मिथियोनिन है ना, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, जब स्ट्रेस आती है तो एसीसी सिंथेटेज, एसीसी क्या है? ये वाला 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेटेज, ऐसा एंजाइम जो एसीसी को सिंथेसिस कर रहा है उसे क्या कहते हैं? एसीसी सिंथेज। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एंजाइम है एस एडिनोसाइल मिथियोनिन को एसीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां ये एस एडिनोसाइल मिथियोनिन सिंथेटेज, ये जो है ना कंपाउंड, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसीसी में। और इसको एसीसी में कन्वर्ट कौन करता है? एसीसी सिंथेज। जब एसीसी बनता है तो फिर इसकी होती है ऑक्सीडेशन, एसीसी ऑक्सीडेज के थ्रू फिर एथाइलिन प्रोड्यूस होती है। यहां पर कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये एस एडिनोसाइल मिथियोनिन है जिससे एसीसी बनता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें, इसके इधर ये 1 अमाइनो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन कंपाउंड, ये आपस में बन जाता है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, यहां से, और ये वाला जब एसीसी सिंथेटेज क्या करता है कि इसको रिमूव कर देता है, इस एरिया को इसमें से, और ये आपस में 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन अलग ये हो जाता है, और ये वाला जो नीचे वाला चेन है, ये वाली, ये अलग हो जाती है। इस तरह 1 एसीसी प्रोड्यूस हो जाता है। ये कौन प्रोड्यूस करता है? इट मींस एस एडिनोसाइल मिथियोनिन की डिग्रेडेशन होती है। डिग्रेडेशन का मतलब है ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कौन करता है? एसीसी सिंथेज। जी सर। एसीसी सिंथेज। ठीक है सर, ये स्ट्रक्चर तो नहीं याद करने हमने? नहीं, मैं ये स्ट्रक्चर याद सर नहीं समझ करने। आ गई फिर सर, आ गई समझ, आ गई समझ? आ गई समझ सर। अब आपका एक ये स्पेसिफिक टॉपिक है, आपने इथाइलिन से नहीं जाना, इसलिए कम से कम बेसिक जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, अब ये जो 1 एसीसी जो है और साथ में ये मिथाइल थायो एडिनोसिन, ये अलग हो जाता है, ये एसीसी बन जाता है। फिर इसकी ऑक्सीडेशन होती है। जब इस एसीसी की ऑक्सीडेशन होती है, ये कौन करता है? एसीसी ऑक्सीडेज इन द विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो इथाइलिन प्रोड्यूस होती है। जी सर। अच्छा, ये एसीसी सिंथेटेज कब बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब पौधे के ऊपर कोई स्ट्रेस आता है। जी सर। अच्छा, ये यहां पर बात क्लियर होगी आप लोगों को। अच्छा, अब क्या है कि प्लांट हार्मोन है इथाइलिन, जो कि फ्रूट राइपनिंग के अंदर रोल करता है। अच्छा, क्या इसका कोई रोल प्लेड बाय फ्रूट राइपनिंग के अंदर इसका है, इसकी वजह से इसकी बड़ी पार्टिकलॉजिकल एप्लीकेशंस है। इथाइलिन बायोसिंथेसिस अकर थ्रू ज़ैंग साइकिल, वो हमने पढ़ लिया, ये वो सारी चीजें इसके अंदर हमने पढ़ ली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब ये है कि ये देखो एसीसी कब कब एक्सप्रेस होता है। ये देखें, एसीसी सिंथेटेज, एसीएस भी कहते हैं इसको, ये कब कब एक्सप्रेस होता है? जब हार्मोन का स्ट्रेस आता है, जस्मोनिक एसिड, अब्सिसिक एसिड, तब भी एसीएस पैदा होता है। कोई बायोटिक स्ट्रेस आता है, फ्लडिंग आती है, ड्राउट आता है, प्रोड्यूस होता है। जब कोई डेवलपमेंटल सिग्नल लाइक कोई फ्रूट राइपनिंग हो रही है, तब भी एसीएस प्रोड्यूस होता है। इट मींस एसीएस काफी मौकों के ऊपर प्रोड्यूस होता है। ये बात आपकी समझ आ गई?
जी सर। जब ACS प्रोड्यूस होगा तो इथाइलिन प्रोड्यूस होगी। अब हमने मालूम करना है कि ACS और ACO दोनों प्रोटीन की या जीन की डाइवर्सिटी कितनी है आपके स्पेसिफिक। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ACS जीन के कुछ 12 पैरालॉग्स हो प्लांट के अंदर, 25 भी 20 भी हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ ACS तब एक्सप्रेस हो जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, कुछ ACS ऐसे हैं वो तब प्रोड्यूस हो जब फ्रूट की राइपनिंग हो। ये नहीं है कि हर बार एक ही ACS प्रोड्यूस हो, हर बार एक ही ACS प्रोड्यूस हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ACS की 25 तो हमने देखी कि उसके अंदर डिफरेंट इसकी फॉर्म। ठीक है, ये डिपेंड कौन करता है कि इसका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसको वो एक्टिवेट करेगा, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। अच्छा, अब हर एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, पता है आपको? अच्छा बताएं कि कितने पार्ट होते हैं किसके सर? एंजाइम के? सर ये सर एक एक्टिविटी साइट होती है जिसे हम बाइंडिंग साइट भी कहते हैं, सर सब्सट्रेट वगैरह रिएक्ट करता है, उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाता है। मौसम बताएगा। और सर ये कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला पूछ रहे हैं आप? एग्जैक्टली सर कोफैक्टर तो उसकी हेल्प आउट करता है ना रिएक्शन करने के लिए। एक होता है प्रोटीनस पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीनस पार्ट। जी सर, वो तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम वाली बात आ गई। हाँ, कोफैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, कोफैक्टर्स होते हैं। जी सर। ये भी एक जी सर। एंजाइम है ACS। इसका कोफैक्टर कौन सा है? ये नहीं पता सर। B6। इसका है कोफैक्टर कौन सा है? विटामिन B6। B6 हाँ, थायामीन सर। अच्छा, विटामिन B6 जब ACS प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तब वो एंजाइम बनता है। अगर B6 इसके बाइंड नहीं करता तो ये सिर्फ प्रोटीन रहती है, एंजाइम। ये एंजाइम कब बनेगा? जब इसके साथ विटामिन आके बाइंड कोफैक्टर करेगा। लगेगा आगे सर। ठीक है, कोफैक्टर लगेगा। इट मींस ACS के अंदर एक ऐसी जगह होगी जहां पर ACS आके बाइंड करे, ऐसी डोमेन होगी, जिसमें मैंने अभी पहले बताया था डोमेन होती है। तो इट मींस कोई ना कोई ऐसी डोमेन होगी इस प्रोटीन के अंदर जहां पर आकर विटामिन B6 बाइंड करता है। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब विटामिन B6 होता क्या है? ये है वो पायरिडॉक्सल फास्फेट। पायरिडॉक्सल फास्फेट। ठीक है, और ये इसको PLP भी कहते हैं। इसका क्या कहते हैं? PLP। ये एक कोफैक्टर है जो ACS प्रोटीन के साथ बाइंड करके फिर एंजाइम बनाता है और फिर S एडिनोसाइल को इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है ACC में। कैसे करता है कि ACS के साथ बाइंड कौन करता है? ACC सिंथेटिक विटामिन B6। विटामिन B6, फिर ये और ये स्ट्रक्चर बनती है। ये आपको ना केमिस्ट्री इतनी सी आपको फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए। ये वाली चीज और ये वाली चीज अलग हो जाती है। कौन करता है? ACS। ACS कैसे करता है कि इसके साथ जब विटामिन B6 बाइंड करता है तब जाकर ये एक एंजाइम बनता है और फिर जाकर ये क्या करता है कि ACC बनाता है। ठीक है, और इस ACC के दौरान ये जो है ना ये वाला अलग हो जाता है और अमाइनो, ये जो अमाइनो है ना ग्रुप, ये सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ये जो 1 अमाइनो प्रोपेन है ना, ठीक है,
इन्हें अमाइनो ट्रांसफरेज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अमाइनो एसीएस ट्रांसफरेज, एसीएस एंजाइम को अमाइनो ट्रांसफरेज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये वो जीन फैमिली है जिसको हम अमाइनो ट्रांसफरेजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये देखें। और ये जितने भी अमाइनो ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स है ना, दे डिपेंड ऑन विटामिन B6। उन तमाम को फैक्टर है वो क्या है? विटामिन B6 और PLP कहते हैं इसको। ठीक है, ये देखें, ACC belong to the alpha family of pyridoxal dependent enzymes। ठीक है, and share a modest level of sequence similarity with other member of this family like aspartate amino transferase, फिर tyrosine transferase। ठीक है, तो ये ACS को हम ट्रांसफरेज भी, अमाइनो ट्रांसफरेज भी कह सकते हैं। अच्छा, और ये जो एंजाइम है सिर्फ प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। ये जो अमाइनो ट्रांसफरेजेस है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर भी होते हैं, ये ह्यूमन के अंदर भी होते हैं, ये एनिमल के अंदर भी होते हैं, और ये पूरी की पूरी एक फैमिली है। अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया कि व्हाट इज ACS? जी सर। अच्छा, अब ACS प्रोड्यूस कब होती है? जब कोई ना कोई स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस, मैंने बताया था कि अच्छा, और इसका कोफैक्टर कौन सा है? PLP। PLP इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एंजाइम ACS। जब तक ये दोनों आपस में बाइंड नहीं करेंगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए, और ये अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम भी, इसको हम अमाइनो ट्रांसफरेज भी कहते हैं। अच्छा, अब अच्छा, जब स्ट्रेस नहीं होता तो फिर क्या होता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर प्लांट के अंदर स्ट्रेस नहीं आता तो ACS क्या बनती है? क्योंकि ये एक प्रोटीन है, DNA बनती रहती है कि नहीं बनती? इसका आंसर ये है कि ACS प्रोटीन जो है वो नॉर्मली बनती रहती है ऑल द टाइम राइबोसोम में, लेकिन ऑल द टाइम वो डिग्रेड होती रहती है। लेकिन इसको डिग्रेड कौन करता है? ETO। कौन करता है? ये भी एंजाइम होगा सर? ये भी एंजाइम है। ठीक है, तो ETO1 ये एक एंजाइम है जो ऑल द टाइम, जब पौधे नॉर्मल कंडीशन में होता है, जब भी ACS प्रोटीन बनती है, ये ऑल द टाइम दिस प्रोटीन इज डिग्रेडेड बाय ETO। प्रोटियासोम प्रोटीन का कब्रिस्तान होता है और वहां चली जाती है, फौरन इसके अंदर अमाइनो एसिड दोबारा रिसाइकिल हो जाते हैं। सर ओवरऑल कह सकते हैं ना कि दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट हैं, कोई चीज है, उसको बनाने वाले भी एंजाइम है, उसको तोड़ने वाले भी एंजाइम है, उसको कन्वर्ट करने वाले भी एंजाइम है, उसको मारने वाले भी एंजाइम है, और उसको रिसाइकिल करने वाले भी। एग्जैक्टली, मेरी गल होने समझ आई है भी। अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें बनाई, इसके अंदर एक बैलेंस रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये बैलेंस ना, अजीब सी दुनिया हो जाए। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? अब अल्लाह मियां ने बैलेंस कि अगर कोरोना के थ्रू लैब में अंदर काम नहीं होना तो अल्लाह मियां ने एक और अल्टरनेट रखा हुआ था, जो अभी हम कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ACS जीन जो है, तो अरेबिडोप्सिस है, उसके अंदर 9 जीन है जो कि कोड करते हैं ACS। ACS जीन इज इनकोडेड बाय 9 जीन इन अरेबिडोप्सिस। इसके ऑर्थोलॉग्स या पैरालॉग्स कितने अरेबिडोप्सिस के अंदर ACS के? 9। और उसको, अच्छा, जिस तरह अब हम जीनस को फर्दर डिवाइड किसमें करते हैं? फैमिली को हम डिवाइड करते हैं जीनस में, जीनस को फिर स्पीशीज में, स्पीशीज में डिवीजन होती है कि वैरायटी में। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ये जो ACS जीन फैमिली है ना, उसको आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है क्लासेस में। ठीक है, ये जीन फैमिली है, अब 9 जीन है ना, अब इन जीन की भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करनी है, तो इन्होंने किया 3 क्लासेस में, टाइप 1,
टाइप 2 और टाइप 3। अब ACS 1, 2 और 6 ये टाइप 1 है, बाकी ACS 11, 4, 8, 9, 5 ये टाइप 2 में आते हैं, और तीसरी जो टाइप है वो है टाइप 3। अब ये कैसे की हुई है, ये फर्क है यहां से लेकर यहां तक तो प्रोटीन की सीक्वेंस सबके अंदर सेम है, लेकिन एक्स्ट्रा ये अमाइनो एसिड्स है इस प्रोटीन के अंदर, टाइप 1 के अंदर, इसलिए उसको टाइप 1 का नाम दे दिया। 1 कह दिया। इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड है, इसलिए इसको टाइप 2 का नाम दे दिया गया, और जो टाइप 3 है उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं है, ठीक। वो ACS 7 है। अच्छा, अब डाइमर बनती है, इसके अंदर डाइमर बड़ा बनते हैं। डाइमर क्या होते हैं? प्रोटीन डाइमर सेट ऑफ प्रोटीन क्वार्टरली स्ट्रक्चर। डाइमर का मतलब है दो डिफरेंट प्रोटीन या दो आपस में मिलकर एक ही जैसी प्रोटीन या न्यूक्लिक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस इकट्ठे मिलके एक स्ट्रक्चर बना दे। जिसमें ये ऊपर वाला देखे ना, ये प्रोटीन की सीक्वेंस है और नीचे ये दोनों सिमिलर सीक्वेंस है, आपस में इकट्ठे मिल गए हैं, इसे कहते हैं डाइमर। अच्छा, ACS जीन फैमिली प्रोड्यूस कैन पोटेंशियली 45 होमो एंड हेटेरोडाइमर। ये क्या बनाती है? डाइमर्स बनाती है। जो होमोडाइमर है उनके अंदर दोनों जो पोर्शन है उसके सेम होते हैं, जो हेटेरोडाइमर है उनके अंदर दोनों डाइमर बनते हैं, वो उसके अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस डिफरेंट होती है। अब ये आपको समझ आ गई कि होमोडाइमर आर प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन दैट आर आइडेंटिकल order, number and kind of amino acids residue। अच्छा, फिर ये डिफरेंटली एक्सप्रेस होती है, और हर ACS प्रोटीन जो है उसकी डिफरेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है। अब ये देखो ACS 1 ये कहां प्रोड्यूस हो रही है? बिल्कुल बेस में, जब इन्होंने इसको प्रूव किया। ACS 2 ये यहां प्रोड्यूस हो रही है, ACS 4 ये आगे जाके, ACS 7 ये लीफ के इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ प्रोड्यूस हो रही है। ACS 11 हर ACS हर जगह एक्सप्रेस नहीं हो रही। ये जो बात मैंने कही थी कि ACC सिंथेटेज आर डिफरेंशियली रेगुलेटेड, ये बात समझ आ रही है बच्चों? जी सर। अच्छा, आगे फिर यूनिक फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा ये मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा। फिर ETO वही हमने अब तीनों जीन्स, इसका ये सारी मैं अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें नेक्स्ट। पता चला कि ACS जो है वो डिफरेंशियली रेगुलेट होती है, इसके हर डिफरेंट स्ट्रेस के अंदर डिफरेंट ACS प्रोटीन पर प्रोड्यूस होती है। अब हमने ये सारा प्रोसेस कौन सी ACS किस टाइम, अच्छा अब अरेबिडोप्सिस के अंदर तो है फिर 9 या 12 ACS। अब आपने बताना है कि कैरेट के अंदर कितनी है ACS की टाइप्स, क्या इसके अंदर 9 है, इसके अंदर 25 है, इसके अंदर 20 है, इसके अंदर 30 है। फिर ACO की कितनी टाइप्स है, फिर ETO की कितनी टाइप्स है। अच्छा, अब फिर हमने ACS 1 किस ETO के साथ जाकर कौन सा ETO ACS 1 को डिग्रेड करता है, यह भी हमने एनालाइज करना है। फिर इसके प्रमोटर सीक्वेंस को हम देखेंगे कि ACS का कौन सा प्रमोटर सीक्वेंस है और वो कौन सा हार्मोन इसको रेगुलेट करता है। ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी ACS कब प्रोड्यूस होती है। अच्छा, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। अच्छा, अब हम आपके एक्चुअल काम की तरफ आते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ना मैं अभी इसको ना मीटिंग को ऑफ करके दोबारा ऑन करूंगा ताकि वो वीडियो अलग से बन जाए। ठीक है सर। नबीला, आपने ना दोबारा से ऑन करना है इसको, जिस तरह अभी ऑन किया आपने। ओके सर, उसका भी सर आप लिंक सेंड करेंगे? नहीं, वही लिंक है जो पहले वाला, वही चलेगा। ठीक है सर। ओके।